हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की समाप्ति कर रहे होंगे जनाब। तो बिना अपनी वैलेंसी बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है उसका नाम है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स। ठीक है, अगर हमने शेल्स के बारे में पढ़ा था बोर के मॉडल के अंदर कि बोहर का जो मॉडल है वो कहते हैं कि हमारा जो एक एटम है उसके अंदर काफी सारी शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके आसपास या फिर रेडियस वेरिएबल के अंदर ऑर्बिट एग्जिस्ट, कहीं भी किसी भी रेडियस के अंदर ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमें कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे जहां पे यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज हमें क्लियर थी तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी ऑर्बिट्स के अंदर। अब यार ऑब्वियस ही बात है, मैंने लास्ट के अंदर क्या बोला था कि यार हमारे पास चार हम शेल्स की बात करेंगे या फिर ऑर्बिट्स की बात करेंगे जिसका नाम हुआ KLMN, जिनके अंदर n की वैल्यू होगी 1 2 3 and 4। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट इज K, सेकंड ऑर्बिट इज L, थर्ड ऑर्बिट इज M एंड फोर्थ ऑर्बिट इज N। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज पता है तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अब मैं आगे चलूंगा तो कहता है यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन अ सिंगल ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। मतलब एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस फॉर्मूले से हमें गवर्न होता है, जिसका फॉर्मूले का क्या बेसिकली मीनिंग आता है 2n²। ठीक है, 2n² वो फॉर्मूले का नाम है, जहाँ पे n की वैल्यू ऑब्वियसली हमारी k के लिए 1 हो जाएगी, l के लिए 2 हो जाएगी, m के लिए 3 हो जाएगी एंड n के लिए 4 हो जाती है। तो 2n² की वैल्यू हर के लिए कितनी आती है, तो 2n² की वैल्यू हमें बस k के लिए आएगी 2, एल के लिए आती है 8। ठीक है, बेसिकली 2 डाल दो यहाँ पे 8 आ जाएगा, एम डालोगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगी एंड एन डालोगे तो 32 आ जाती है। राइट, तो ये हमारे पास क्या आती है 2n² की वैल्यू आती है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये चीज सबसे पहले हमें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। राइट, कि n इज इक्वल टू 1 या फिर k शेल के लिए 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, l के लिए 8 होते हैं, m के लिए 18 होते हैं, n के लिए 32 होते हैं। एक और यार तुम्हें फैक्ट बताया तो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे। ठीक है, ऊपर मैंने बात कर दी किसी रैंडम शेल में कितने होंगे, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। वो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये भी हमें चीज क्या रखनी है, ध्यान रखनी होती है। एंड 8 जो नंबर है ना, इसको बेसिकली हम ऑक्टेट कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आई वुड से प्रेशियस नंबर होता है इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड स्टफ। एटलीस्ट 10 तक तो ये चीज काफी ज्यादा यार हमारे पास वैलिड रहती है। तो 8 इज अ वेरी वेरी प्रेशियस नंबर जिसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। एंड इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लोग अपनी जी जान लगाए थे। राइट, तो इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे वैलेंसी वाले पार्ट के अंदर। सबसे पहले मैं देखता है, देखो अगर मुझे फिलिंग करनी है तो फिलिंग कैसे होगी। फिलिंग करना बड़ा आसान सा तरीका होता है। राइट, देखो सिंपल सा लॉजिक, हमारे पास जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर सबको पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट करके चल रहा हूँ कि सबको एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। क्या ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली उतना ही हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं अकाउंट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यार 1, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, के पे जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट यार यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले के शेल भरेगी, फिर एल भरेगी, फिर एम भरेगी, फिर एन भरेगी। राइट, तो ऐसे और इस ऑर्डर के अंदर हम भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे अगर भर जाते हैं पूरे तो। राइट, जैसे हाइड्रोजन के अंदर तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन 1 में के में भर जाता है तो हमने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद हीलियम था, हीलियम में यार 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या करा, के अंदर दोनों भर दिए। ठीक है, के अंदर दोनों आ गए। थर्ड वाला जो लिथियम है, लिथियम के अंदर 3 होते हैं। अब यार ऑब्वियस बात है, के अंदर तो हमने पहले ही देख लिया था मैक्सिमम कितने हो सकती है, के अंदर मैक्सिमम बस 2। ठीक है, के अंदर मैक्सिमम वॉज 2। तो हम बोलेंगे यार 2 तो के अंदर आ गई, अब जो एक बची है उसको नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। तो हमने नेक्स्ट वाले के अंदर डाल दिया। ये ना कुछ ऐसा है हमारे पास, कैसे लेट करते हैं कि हमारे पास एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान है, उसके पास ना कुछ डब्बे हैं। ठीक है, उसके पास क्या है, कुछ डब्बे हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। एक छोटा डब्बा, उससे थोड़ा बड़ा डब्बा, फिर उससे बड़ा डब्बा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डब्बा है। राइट, तो सबसे पहले क्या करेगा यार, ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा कोई इंसान कॉमन सेंस वाला होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले पहले वाले के अंदर डालना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है निशान लगाना पड़ेगा। राइट, उस सबसे लास्ट में कौन सा होगा, फोर्थ वाले के अंदर डालना शुरू करेगा। राइट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा डालने का। एंड अगेन जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले वाला सबसे छोटा था तो हम बोल देते इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 2 की इसकी कैपेसिटी थी, इसकी कैपेसिटी 8 की है, इसकी कैपेसिटी 18 की है, इसकी कैपेसिटी 32 की होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 2 भर लेंगे, उसके बाद इसको भरना शुरू करेंगे। जब ये भर जाएगा तो इसको भरना शुरू करेंगे, एंड जब ये भर जाएगा तो इसको भरना शुरू करते हैं। तो यही सिमिलर चीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रही है। राइट, तो अब जैसे लिथियम का 3 था, 2+1 हो गया। बेरिलियम के अंदर 4 होते हैं, 2+2 हो जाएगा। अब ऑब्वियस ये बात है कि सेकंड वाले के अंदर 8 तक जा सकता है। राइट, तो ये जो नंबर है 2 3 फिर 2 4 2 5 2 6
2 7 एंड 2 8 तक जाएगा, ठीक है, 2 8 तक जाएगा। जैसे ही 2 8 आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला डब्बा ही पूरा फुल हो गया, ये वाला डब्बा ही पूरा फुल हो गया, राइट। तो हम जो हमारे पास जैसे के और एम दोनों भर गई, तो हम एल शेल पे चल जाएंगे, क्या करेंगे, एल शेल पे चले जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी अगेन 18 तक की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है, जब 11 होगा, 11 पे क्या होगा, 2 + 8 + 1, मैग्नीशियम दैट इज 12, 2 + 8 + 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते फाइनली हम कहाँ पहुंचते हैं, हमें यार 18 तक याद करना है, ठीक है, 18 तक हमें समझने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो हम 18 तक याद कर लेंगे कि यार 18 पे क्या होगा, 18 पे 2 + 8 + 8 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 8 तक अभी जाएंगे, 8 के बाद वाली जो कंडीशन होती है अगेन हमारे 11th में काम आएगी, अभी हमारे काम की नहीं है। तो हमें ये वाला पार्ट एटलीस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसको बेसिकली जो चीज हमने करी है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है जो हमने अभी चीज करी, ग्रुपिंग जो बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, तुम बोल सकते हो के अंदर 2, एल के अंदर 8, एंड हमारे पास एम के सॉरी के अंदर 2, एम के अंदर 8। यहाँ पे छोटी सी मैंने मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या दिक्कत कर दी। तो यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आएगा एल, सॉरी पहले एल आता था ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पे एल था एंड आगे एम था, राइट। तो पहले के एल एम एन होता है ना, तो के अंदर है 2, एल के अंदर है 8, एंड अगेन एम के अंदर भी नेक्स्ट वाले के अंदर आर्गन में कितने 8 हो जाते हैं, राइट। तो यही हमारे पास चीज है जिसको हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, के फिर एल फिर एम फिर एन, राइट। तो ये ऑर्डर में क्या रखना है, ध्यान रखना है, के अंदर मैक्सिमम 2, एल के अंदर मैक्सिमम 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 होता है। ये अगर चीज हमें क्लियर है तो फिर हम वैलेंसी के ऊपर बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या कहती है, वैलेंसी रिफर्स टू बॉन्डिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी रिफर्स टू कितने यार बॉन्ड वो बना सकती है, उससे हम वैलेंसी क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब यार ऑब्वियसली बात है, हम इतना डेप्थ में इसको अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमें बॉन्डिंग का मतलब ही ढंग से नहीं पता, बट जनरली हमारे पास अगर वैलेंसी का जब हमें आंसर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम लेट करते हैं कि इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास होता है के एल एम, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली बोल देते हैं 2 8 3 टाइप का अगर कुछ है, तो आउटर मोस्ट बेसिकली कौन सी है, जिसके अंदर लास्ट जो सबसे आगे एंडिंग में ना, जिसको तुमने एंडिंग में भरा, दैट इज यहाँ पे एम वाला जो है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताना है। जैसे यहाँ पे इस वाले के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। क्लियरली दिख रहा है, राइट। इफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, एंड आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, जो कि हमने लास्ट में भरी है। इन दिस केस यार जो वो वाली जो कि यार हमने अभी अभी भर के कंप्लीट करी है, या फिर हमने अभी अभी हम इसको भर ही रहते, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल बोल देंगे। देन तो हमारे पास क्या आता है, देन इफ एन अगर अगर हमारे पास एन जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है, एन जो है वो 4 से अगर बाई चांस छोटा है, अगर एन इज लेस देन 4, मतलब कि यार यहाँ पे अगर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी यार एन की इक्वल हो जाएगी, राइट। वैलेंसी क्या हो जाएगी, एन के ही इक्वल हो जाती है। ऑन द अदर एंड अगर एन जो है वो 4 या 4 से बड़ा होता है, जैसे 4 5 6 7 या फिर 8, राइट, तो फिर वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हमारे पास फिर क्या हो जाती है, तो हमारे पास फिर वैलेंसी हो जाती है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 9, ठीक है। अगर जैसे 4 होता तो उसके लिए 4 आ जाती, 5 के लिए 3 आ जाएगी, 6 के लिए 2, 7 के लिए 1 एंड 8 के लिए 0, ठीक है। इन शॉर्ट यार अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा यार, हमें जो फुल फील्ड शेल्स होती है ना वो बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे एल अगर पूरी फील्ड है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एम अगर पूरी फील्ड है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो अगर मेरा ज्यादा पास है एम से भरने के लिए, मतलब अगर मैं 4 से ज्यादा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 8 का जो नंबर है ना उसे कंप्लीट कर लूंगा, थोड़ा अपने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के। एंड अगर मैं 4 से कम हूँ, मतलब कि इस टाइम में मेरे पास लूज इलेक्ट्रॉन्स करना ज्यादा आसान होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर दूंगा। जैसे जो 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच जाते हैं उन्हें भी लूज करके अपनी वैलेंसी, इन शॉर्ट बेसिकली उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे, राइट। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं भी आई तो यार कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस इतनी चीज ध्यान रखनी है यार, देख लो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तुम्हारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे फॉर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के लिए निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू 4 से छोटी है तो सीधा मैं एन की जो वैलेंसी होगी वो एन की इक्वल हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी है तो हमारे पास जो वैलेंसी हो जाएगी वो 8 माइनस एन हो जाती है। बस इसी के साथ यार हमारा जो वैलेंसी का डिस्कशन है वो खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा हमें बात नहीं करनी है इसके ऊपर। एग्जाम्पल यार तुम ले सकते हो कि वो पूछा यार जैसे फाइंड द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करेगा, राइट। तो मैग्नीशियम को कैसे करोगे, मैग्नीशियम का सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इज 12, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। तो यू कैन क्लियरली से कि हम इसको कैसे बांटेंगे, दो तो हमारे पास हो जाएंगे के शेल के अंदर, ठीक है, के अंदर, उसके बाद एल के अंदर 8 हो जाएंगे, हो गया 10। उसके बाद एम के अंदर कितने आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें दिख ही रहा है कि 10 तो यहाँ पे कवर हो गए, बस 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, राइट। तो हमारे जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आई वुड से क्या एस 2 इज लेस देन 4,
thus I can say कि वैलेंसी इज इक्वल टू 2, ठीक है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 के ही इक्वल हो जाती है। सिमिलरली यार अगर हमारे पास होता है कि 286 टाइप का होता है, ठीक है, जैसे हम सिलिकॉन बोल सकते हैं, सिलिकॉन के बेसिकली 16 होता है, राइट, सॉरी सिलिकॉन नहीं, सल्फर की बात हो रही है यहाँ पे, सल्फर हमारे पास 16 होता है, राइट, तो सल्फर को अगर मैं देखूंगा तो सल्फर हो जाएगा 28,6, ठीक है, 286 बन जाएगा। तो वैलेंसी तब कितनी आएगी यार, ऑब्वियसली बात है कि जो 6 है वो मोर देन 4 होता है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा वैलेंसी वुड बी 8-6 विच इज 2, ठीक है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8-6 की इक्वल हो जाएगी, तब भी क्या वैलेंसी आ जाएगी, 2 ही आ जाती है। तो इंस्टेड हमें करना क्या, अपने 8 या फिर 0 के करीब ले आना है, बहुत सिंपल सा काम है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं करती। इसके साथ है मैंने एक टेबल भी यहाँ पे लगा दिया है, तो उसको क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो फिलिंग का टेबल था मैंने वो एनसीईआरटी से लगा दिया है यहाँ पे, एंड तुम इसको देख सकते हो, जैसे यार ये जो के शेल है, के पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे के में 2 हो जाते हैं, उसके बाद के तो पूरी भर रखी है, फिर एल के अंदर 1 हो गया, राइट, एल के अंदर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे फिर के और एल दोनों के अंदर 2-2 है, फिर के एल के अंदर 3 हो जाता है, फिर एल के अंदर 4 हो जाता है, के फिर एल के अंदर 5, 6, 7 और उसके बाद फाइनली 8 हो जाएगा, जहाँ पे हम बोलते हैं फुलफिल्ड हो गया, नियॉन उसे बोलते हैं। और सोडियम की बात करें तो के एल दोनों फुलफिल्ड है, और हमारे पास क्या आता है फिर एम के अंदर 1 है, फिर के एल मैग्नीशियम अभी हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहर, राइट, तो 2 आ गए, के एल एम हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम, के एल एम यहाँ पे 4 है, सिलिकॉन, इसकी वैलेंसी अगेन कितनी होगी, 4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, राइट। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस देख लो, जैसे यहाँ पे, राइट, तो फॉस्फोरस के अंदर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन एल के अंदर, और हमारे पास जो एम है उसके अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अगेन 4 से ज्यादा है, तो आई वुड से 8-5 इज 3। यहाँ पे सिर्फ सल्फर की देखोगे तो अगेन 2 हो जाएगी, अभी हमने निकाला था। क्लोरीन के अंदर एंडिंग है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तुम काउंट कर सकते हो खुद ही, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। एंड आर्गन जो है हमारे पास अगेन फुल फिल्ड होता है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगेन, तो 8-8 इज 0, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास लिथियम की अगर बात करते हैं, तो लिथियम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था बाहर, तो अगेन 1 हो जाएगा। इसके लिए के बेरिलियम के अंदर 2 है तो 2 हो जाएगा, बोरॉन के अंदर 3 है 3 हो जाएगा, कार्बन में 4, इसमें अगेन 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 4 8-5 कर देंगे, ऑक्सीजन के अंदर 8-6 कर देंगे, 2 आएगा, फॉर फ्लोरीन के अंदर 8-1 7 कर देंगे, 1 आएगा, एंड जो नियॉन है उसके अंदर 8-8 कर देंगे, 0 आ जाएगा। हीलियम के अंदर भी देखो यार, हीलियम के अंदर बस एक अलग फंडा है, हीलियम के अंदर अलग फंडा क्या है, यहाँ से 2 में से माइनस कर देंगे, राइट, इसकी वैलेंसी 0 होती है, एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, राइट, तो बस ये चीज थोड़ी ध्यान रख लेना कि हीलियम की वैलेंसी क्या है, हीलियम की वैलेंसी 0 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 6, ऐसा मत कर देना कि यार 2 या 6 कुछ कर दो 8 से माइनस करके, या फिर सिंपल लिख के, नहीं, 0 वैलेंसी हमें हीलियम की देखने को मिलती है, नोबल गैस होती है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे सामने छोटी सी चीज आती है उसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या बोला है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट है जितने अगर एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है, या फिर सिंपल एटम है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट अगेन प्रोटॉन है यहाँ हमारे पास स्टेबल होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस छोड़ के जाते नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही दबे होते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं वह हमारे पास उसे हम काउंट करते हैं रादर देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे पीछे चल जाते हैं, आयंस एंड होते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे अगर किसी के पास 4 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे उसका एटॉमिक नंबर इज 4, एंड इट इज जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द डिनोशन ऑफ Z, ठीक है, उसको हम Z के नाम से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर है तो यह मास नंबर इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ये चीज भी हमें क्या करनी है, याद रखनी है, राइट, कि प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। सब जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, Z हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो Z ही है, तो इट इज इक्वल टू बेसिकली जो हमारे पास मास नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है A, ठीक है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो आई वुड से A इज इक्वल टू Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है। मास बेसिकली यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, राइट, कि हमारे पास जो मास होता है किसी भी चीज, किसी भी एटम का, वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होता है, तो हमने वही चीज यहाँ पे कर रखी है कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ पे कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इज इक्वल टू A आ जाता है, राइट। तो काफी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस, ठीक है, हमारे पास कोई एलिमेंट दे देगा तो एटम दे देगा, राइट, तो बताना होता है, तो बड़ा अच्छा काम होता है, मजा आता है। और इन जनरल मुझे कोई भी अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे करूंगा, एलिमेंट का सिंबल लिखूंगा, जैसे अगर मेरे पास कैल्शियम होगा, ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखूंगा, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20
एंड उसका फिर जो हमारे पास मास नंबर है उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, राइट। तो मास नंबर इज 40, ठीक है। तो अब मुझे ऐसे कुछ करना होता है इसको, ठीक है, ऐसे मुझे कुछ यहाँ पे करना होता है। रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी एलिमेंट, या फिर बोलते हैं एटम, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है कि मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, बीच में एक एलिमेंट का सिंबल रखूंगा, नीचे उसका एटॉमिक नंबर विच इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ऊपर क्या कर दूंगा, हमारे पास मास नंबर मैं रख दूंगा। सब जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर दूंगा कि यहाँ पे 40 ए की वैल्यू है, 20 जेड की वैल्यू प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 20 आ जाता है। बस ये छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल यहाँ पे काम नहीं। नेक्स्ट यार अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट काम पे। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार है, हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं जिनके बारे में पढ़ना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, आइसोटोप्स कौन है, अगर हमारे पास कोई दो ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, दो ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, दैट इज Z1 इज इक्वल टू Z2 है, बट हमारे पास जो हमारे पास मास नंबर है, ठीक है, जो मास नंबर है A1 A2 वो इक्वल नहीं है, तब हम बोलते हैं कि वो आइसोटोप होते हैं। तब हम क्या बोलते हैं, वो आइसोटोप होते हैं। दैट इज फॉर अ सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, सिमिलर स्पीशीज है तो उसका जो मास है वो अलग है। अब वो कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, राइट, कि हम मास अलग कैसे हो सकता है अगर स्पीशीज सेम थी, राइट। तो देखो मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसका एग्जांपल है तुम्हारे सामने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन सा एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, दोनों कार्बन ही है। मास नंबर हमारे पास एटॉमिक नंबर दोनों का 6 ही है, राइट, एटॉमिक नंबर 6 ही फिक्स्ड है। बट हमारे पास दिक्कत कहाँ हुई कि जो पहला वाला है उसका मास नंबर इज 12 एंड जो दूसरा वाला उसका मास नंबर 14 हो जाता है, राइट। पहले वाले का मास नंबर इज 12, दूसरे वाले का मास नंबर इज 14। तो आई वुड क्लियरली से कि Z1 Z2 तो दोनों इक्वल हैं, बट A1 A2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है, आइसोटोप्स के लिए होती है। तो आई कैन से कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। और यहाँ पे बेसिकली डिफेक्ट आ किसकी वजह से रहा है, तो यार एक बार ना सोचो थोड़ा, ठीक है, सोचते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले वाले के अंदर कितने हैं, देखो 12 माइनस 6 इज 6, ठीक है, माइनस कर देंगे और कुछ करना नहीं है। और दूसरे वाले के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो आ जाएंगे 14 माइनस 6 इज 8, राइट। तो हमें यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है कि हमारे पास प्रोटॉन्स में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ पे दिक्कत किसमें, या फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। पहले वाले के अंदर 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले के अंदर 8 न्यूट्रॉन हमें देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल आता है एक और, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का। अब ये बेसिकली सारे के सारे हाइड्रोजन ही है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन ही है। बट प्रोटियम के अंदर यार हमारे पास मास भी 1 हो तो मास नंबर भी 1 है, हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम के अंदर हमारे पास मास नंबर है 2 पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। और ट्रिटियम के अंदर हमारे पास मास नंबर है 1, मास नंबर है 3 पर एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, राइट। क्योंकि अगेन तीनों के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रह जाता है, पर मास नंबर में वेरिएशन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीज थ्री आर अगेन आइसोटोप, दीज थ्री आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेट भी कर देता हूँ यार तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 1 इज 0। पहले वाले के अंदर, दूसरे वाले के अंदर n इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। और लास्ट वाले की बात करो तो हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है, 3 माइनस। तो ये हमारे पास तीनों क्या है, हमारे पास आइसोटोप हो जाते हैं हाइड्रोजन के। सिमिलरली हमारे पास यार एक और एग्जांपल आता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 35Cl17, ठीक है। सब बेसिकली क्लोरीन जो होता है वो 17 एटॉमिक नंबर वाला होता है। तो अगेन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, 17 17, बट पहले वाले क्लोरीन का मास 35 है, दूसरे वाले का 37 है। तो आई कैन क्लियरली से, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, पहले वाले के अंदर है 18, 35 माइनस 17 कर दिया, और दूसरे वाले के अंदर आते हैं 20, राइट। तो अगेन यहाँ पे किसके अंदर डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ही डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं रीजन नियरली क्लियरली यहाँ पे लिख दिया यार, क्या लिखा है रीजन, कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे रीजन बनता है आइसोटोप की क्रिएशन का, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डिफरेंट न्यूक्लियस। और इसका मैंने एग्जांपल भी तुम्हें दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यार एक और छोटी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो यार जब क्या होता है ना कि जब बहुत सारे अलग अलग आइसोटोप्स आते हैं किसी एक ही सब्सटेंस के या फिर एक ही एलिमेंट के, तो हम बोलते हैं कि यार देखो यार ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं एक बंच ले लूंगा, ठीक है, एक बंच ले लूंगा एटम्स इन एटम्स का, और मैं इनको डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा इसका, राइट। कि अगर ऑन एवरेज मेरे पास क्या एटॉमिक मास मुझे देखने को मिलता है इस एलिमेंट का, मुझे देखना है यार कि इसका कौन से आइसोटोप का क्या मास है, वो यार मैं अपने लिख लूंगा। पर इन जनरल अगर मैं कोई गैस ऐसे ले रहा हूँ, या फिर अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, तो अगर मैं इन जनरल क्लोरीन को एक कंटेनर में ले रहा हूँ तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, राइट। तो उसी को करने के लिए यार हमने यहाँ पे क्या करा, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट हमने यहाँ पे निकाला, जिसके बेस पे हम क्या बोलते हैं कि देखो सिंपल सा लॉजिक,
अगर कोई एक आइसोटोप है जिसकी अगर मेरे पास दो आइसोटोप है, ठीक है, 35Cl17 और 37Cl17, और दोनों की रेशियो दे रखी है जैसे 3:1 होती है हमारे पास। ये अगेन डेटा है फ्रॉम, ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल डेटा होता है ये वाला सारा। तो एक्चुअल डेटा से ये पता लगा यार कि हमारे पास जो रेशियो है 35Cl17 की और 37Cl17 की, वो 3:1 की 3। तो हमने क्या करा, देखो सिंपल, इसका मास कितना है, ठीक है, पहले वाले का मास है 35, दूसरे वाले का मास है 37, इसकी रेशियो है 3 की, इसकी रेशियो है 1 की। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको करने का बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 37 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड कर दो 3+1, ठीक है, क्या करो 3+1 से डिवाइड कर दो। इन शॉर्ट अगर तुम चाहते हो इसका मैं फॉर्मूला बनाया तो क्या होगा, m1, ठीक है, इसको अगर मैं इसको पता क्या करते हैं, इसको बोलते हैं m1p प्लस m2q बाय p प्लस q, ठीक है, इसको ऐसे कुछ बोलूंगा, जहां पे यार हमारे पास क्या आता है कि m1:m2 की जो रेशियो है वो p:q की अगर होगी तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, इट वुड बी m1p प्लस m2q बाय p प्लस q। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक नंबर आ जाता है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास m1p प्लस m2q बाय में p प्लस q आ जाएगा। तो हमें ऐसे निकालना होता है किसी का भी एवरेज एटॉमिक। एप्लीकेशन है कुछ आइसोटोप्स पे होते हैं, राइट, तो कुछ एप्लीकेशन है, तुम इसको वैसे खुद पढ़ सकते हो। अब बेसिकली मैं बस इसको रीड आउट करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करें यार, जो यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स होते हैं पावर रिएक्टर के अंदर अगेन काम आते हैं काफी ज्यादा, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट आइसोटोप्स होते हैं, वो कैंसर ट्रीट करने में काम आते हैं, ओके दैट वेरी गुड। एंड लास्ट में होता है कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो गोइटर ट्रीट करने के अंदर काम आते हैं, राइट। तो ये तीन जो है एनसीईआरटी से उठाए हुए तुम्हारे 3 पॉइंट्स है, तुम्हें इन तीन का भी ध्यान रखना है, पेपर में आ सकते हैं तुम्हारे। लास्ट हमारे पास जो आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और अगेन इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जो आता है उसका नाम है आइसोबार्स। आइसोबार से बिल्कुल आइसोटोप से बिल्कुल विपरीत है या फिर उल्टे हैं। बेसिकली ये कौन प्राणी है, बेसिकली ये वो लोग हैं जहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है यार वही अलग है पर मास सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो मासेस है वो सेम है दोनों के, बट एटॉमिक नंबर अलग है। जैसे एग्जांपल, जैसे कैल्शियम का 40, ठीक है, कैल्शियम 40 और एटॉमिक नंबर है 20, एंड आयरन का भी जो मास है वो भी 40 है पर एटॉमिक नंबर 18 है, राइट। इन शॉर्ट जो हमारे पास कैल्शियम है उसका मास भी 40 हो जाता है, जो आर्गन है उसका मास भी 40 हो जाता है, बट हमारे पास जो Z1 Z2 है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे Z1 नॉट इक्वल टू Z2, बट A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द कंडीशन फॉर टू आइसोबार्स, ठीक है। और आइसोबार्स को पहचानेंगे कैसे यार, सिंपल सा लॉजिक, अगर दोनों अलग एटम्स हैं बट हमारे पास जो मास सेम है अगर दोनों का, तो हम बोलेंगे दीज टू आर आइसोबार्स। बस ये चीज हमें याद रखनी है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।